भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहें पसंद करें या नापसंद, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा खबरों में रहते हैं, कभी अपने काम के लिए तो कभी अपने विवादों के लिए। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही नेता की बात कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ। अगर उनके समर्थकों से पूछें तो वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, उत्तर पूर्व में बीजेपी के चाणक्य हैं और एक मजबूत प्रशासक भी हैं। हाँ, जो कड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी है। एकदम। विपक्ष और उनके आलोचक उन्हें भारत का सबसे विवादास्पद मुख्यमंत्री तक कहते हैं। उन पर ध्रुवीकरण करने के, अवसरवादी होने के आरोप लगते हैं, सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के भी। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन इसी जटिल राजनीतिक व्यक्तित्व को समझना है। हम उनके छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस के पावर हाउस बनने तक के सफर को देखेंगे। और फिर बीजेपी में उनका उदय और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम। सवाल यही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की असली कहानी क्या है? क्या वो सिर्फ एक अवसरवादी नेता हैं या फिर एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने उत्तर पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया? और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। सही बात है। ये आधुनिक भारतीय राजनीति की उस हकीकत को भी दिखाती है जहां विचारधारा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, रणनीति और विवाद सब एक साथ चलते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां से इस राजनीतिक सफर की नींव पड़ी। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1969 में असम के जोरहाट में। कानून की पढ़ाई की, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की, लेकिन उनकी दिलचस्पी छात्र राजनीति में ज्यादा थी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के सदस्य थे। अच्छा, जो असम आंदोलन का केंद्र था। बिल्कुल। लेकिन बाद में वो कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई में शामिल हो गए। ये उनका पहला बड़ा राजनीतिक कदम था जहां उन्होंने आंदोलन की राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति की तरफ रुख किया। और कांग्रेस में उनका उदय तो बहुत तेज था। बहुत तेज। वो यूथ कांग्रेस के रास्ते पार्टी में आए और अपनी राजनीतिक समझ के दम पर जल्द ही तरुण गोगोई सरकार में एक बहुत कद्दावर मंत्री बन गए। और सिर्फ मंत्री नहीं, उन्हें तो सुपर सीएम तक कहा जाने लगा था। हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, असम अकॉर्ड, लगभग सारे बड़े और कह सकते हैं मलाईदार विभाग उन्हीं के पास थे। एकदम। उस दौर में उनकी छवि एक ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर की थी जो किसी भी मुश्किल काम को अंजाम दे सकता था। कांग्रेस आला कमान भी उन पर बहुत भरोसा करता था। उनकी काम करने की शैली ऐसी थी, वो 24/7 काम करने वाले नेता माने जाते थे। नौकरशाही पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। मतलब योजनाओं को जमीन पर उतारने में माहिर थे। बिल्कुल। जैसे जब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कई नई योजनाएं शुरू की तो उनकी बहुत तारीफ हुई। वो फाइलों में नहीं, फील्ड में दिखने वाले नेता थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब किसी का कद बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसके साथ विवाद भी जुड़ने लगते हैं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ वो स्टार परफॉर्मर थे तो दूसरी तरफ उन पर घोटालों के आरोप लगने शुरू हो गए। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन पर मेडिकल खरीद में अनियमितताओं और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। हाँ, ये लुई बर्जर रिश्वत कांड से जुड़ा मामला था जिसमें एक अमेरिकी कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। हालांकि बाद में उन्हें इसमें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन उस समय तो उनकी छवि पर एक दाग लगा होगा। जरूर लगा। उनका जवाब हमेशा यही रहा कि ये सब उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश है, जिसे हम पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक मामला तो नहीं था। शायद सबसे बड़ा आरोप जिसने राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम उछाला वो था शारदा चिटफंड घोटाला। वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। उसमें उनका नाम कैसे जुड़ा? ये एक पेचीदा मामला है। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी और उनके घर पर छापा भी मारा था। अच्छा। आरोप था कि शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप्त सेन ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को पैसे दिए थे जब वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। लेकिन क्या ये साबित हुआ? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस मामले में सीधा कोई कानूनी सबूत सामने नहीं आया। शर्मा का पक्ष हमेशा से ये था कि वो सुदीप्त सेन से मिले जरूर थे, लेकिन वो भी शारदा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। लेकिन क्या ये कहना काफी है कि कोई सबूत नहीं मिला? क्योंकि राजनीति में तो परसेप्शन भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। परसेप्शन की लड़ाई ही तो सबसे बड़ी लड़ाई है। इन आरोपों ने विपक्ष को उन पर भ्रष्ट होने का लेबल लगाने का एक बड़ा हथियार दे दिया। और मजे की बात यह है कि आज भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं आरोपों को लेकर उन पर हमला करती है जो उनके कांग्रेस में रहते हुए लगे थे। ये तो बहुत सटीक बात है।
मतलब राजनीति में आरोप कभी मरते नहीं है, बस उनका इस्तेमाल करने वाले बदल जाते हैं। एकदम। और उस समय सिर्फ बाहर से ही हमले नहीं हो रहे थे, पार्टी के अंदर भी एक बड़ा घमासान चल रहा था। हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा और तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बीच सत्ता का संघर्ष। हाँ, ये एक क्लासिक गुरु चेले की लड़ाई बन गई थी। शर्मा को लगता था कि वो पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के असली हकदार वही हैं। और तरुण गोगोई अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। ये टकराव इतना बढ़ गया कि शर्मा ने अपने समर्थक विधायकों के साथ एक तरह से बगावत कर दी और आला कमान पर दबाव बनाने दिल्ली पहुंच गए। और यहीं पर वो मशहूर किस्सा हुआ राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग का। हाँ, जिसका जिक्र वो आज भी करते हैं। क्या हुआ था उसमें? शर्मा ने खुद कई बार बताया है कि जब वो असम के एक गंभीर राजनीतिक संकट पर बात करने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ते पिडी के साथ खेलने में ज्यादा व्यस्त थे। अच्छा। शर्मा के मुताबिक उन्हें ये देखकर बहुत अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि अब वो कांग्रेस में नहीं रह सकते। हालांकि कांग्रेस इस कहानी को नकारती है। हाँ, वो नकारते हैं, लेकिन शर्मा ने इस एक घटना को कांग्रेस की असंवेदनशीलता का प्रतीक बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2015 में उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना वो सिर्फ घोटालों की डर से नहीं था। नहीं, उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपमान का भी एक बड़ा एंगल था। इस पर भी दो अलग अलग नजरिए हैं। विपक्ष तो यही कहता है कि वो सीबीआई जांच से बचने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हुए। हाँ, और ये नैरेटिव बहुत मजबूत है। विपक्ष का कहना है कि जैसी वो बीजेपी में आए, शारदा और लुई बर्जर जैसे मामलों की जांच धीमी पड़ गई। और ये एक पैटर्न है जो कई दूसरे नेताओं के मामले में भी देखा गया है। वहीं शर्मा का पक्ष एकदम अलग है। वो कहते हैं कि कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी थी, परिवारवाद में डूबी थी और उन्हें बीजेपी की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में एक विजन दिखा। तो सच क्या है, विचारधारा का परिवर्तन या राजनीतिक जरूरत? देखिए, राजनीति में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अगर हम इसे एक रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक परफेक्ट पॉलिटिकल मैच था। वो कैसे? ऐसे समझिए, 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद बीजेपी असम में अपनी जमीन तलाश रही थी। उनके पास संगठन तो था, लेकिन कोई बड़ा, मजबूत और आक्रामक स्थानीय चेहरा नहीं था जो तरुण गोगोई को सीधी टक्कर दे सके। बिल्कुल। और इस जरूरत को हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरा कर दिया। उन्हें असम की राजनीति की नस नस का पता था। उनके पास अपने समर्थक विधायक थे और वो कांग्रेस की कमजोरियों को अंदर से जानते थे। और दूसरी तरफ शर्मा को एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत थी। एकदम से उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पंख दे सके और काम करने की खुली छूट दे। बीजेपी ने उन्हें वो सब कुछ दिया, तो ये एक तरह का आपसी फायदे का सौदा था। बीजेपी को जमीन मिली और शर्मा को आसमान। ये तो कमाल का विश्लेषण है। मतलब ये कोई विचारधारा की लड़ाई से ज्यादा एक विशुद्ध राजनीतिक जरूरत थी, दोनों तरफ से। और बीजेपी में आने के बाद तो उनका कद किसी रॉकेट की तरह ऊपर गया। बिल्कुल, उन्हें आते ही 2016 के असम विधानसभा चुनावों के लिए संयोजक बना दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने असम में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हाँ, और उस जीत का सेहरा सर्बानंद सोनोवाल के साथ साथ काफी हद तक शर्मा के सिर भी बंधा। और फिर सिर्फ असम ही नहीं, उन्हें पूरे उत्तर पूर्व की जिम्मेदारी मिल गई। हाँ, नीडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का चेयरमैन बनाया गया, जो उत्तर पूर्व में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एक मंच है। और इस भूमिका में उन्होंने कमाल का काम किया। मणिपुर में कम सीटें होने के बावजूद सरकार बनाना हो, त्रिपुरा में 25 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहाना हो, या अरुणाचल और नागालैंड में बीजेपी का विस्तार करना हो, हर जगह रणनीति बनाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ही थे। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ असम के नेता नहीं, बल्कि पूरे उत्तर पूर्व के पॉलिटिकल आर्किटेक्ट हैं। उनकी रणनीति में ऐसा क्या खास है जो इतनी कामयाब रही? देखिए, उनकी रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, जबरदस्त चुनाव प्रबंधन। वो बूथ लेवल तक की प्लानिंग करते हैं। दूसरा, वो पहचान की राजनीति का इस्तेमाल बहुत चतुराई से करते हैं। वो जानते हैं कि असमिया राष्ट्रवाद या धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों को कब और कैसे उठाना है। और तीसरा है नैरेटिव पर मजबूत नियंत्रण। वो मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कहानी को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर हैं।
और फिर 2021 में वो आखिरकार अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुंचे और असम के मुख्यमंत्री बने। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक और ही रूप सामने आया जो पहले से भी ज्यादा आक्रामक और विवादास्पद है। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम को लेकर राय बहुत बटी हुई है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है, ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, उग्रवादी संगठनों से शांति समझौते किए और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। उनकी छवि एक एक्शन मैन की है, बिल्कुल, जो कड़े और तेज फैसले लेता है। वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि ये बुलडोजर राजनीति है और इसके जरिए वो खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। उन पर एनकाउंटर्स को बढ़ावा देने और असहमति की आवाज को दबाने के भी आरोप लगते हैं। और उनके बयान भी काफी भड़काऊ होते हैं। हाँ, उनका स्टाइल सीधा, टकराव वाला और आला कमान के प्रति 100% वफादार माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अहम आवाज बनकर उभरे। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है। चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, मदरसों का या यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो इन सभी मुद्दों पर बीजेपी के सबसे मुखर चेहरों में से एक हैं। वो खुद को हिंदुत्व के एक बड़े पैरोकार के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो हमने उनके कांग्रेस के दिनों के विवाद देखे, बीजेपी में उनका उदय देखा और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम का तरीका भी। इन सब धागों को जब हम जोड़ते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा की असल तस्वीर क्या बनती है? एक नेता के तौर पर उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका तेज राजनीतिक दिमाग और अथक परिश्रम करने की क्षमता। वो एक शानदार रणनीतिकार हैं। संकट को मौके में बदलना जानते हैं। बिल्कुल, और संगठन बनाने की कला में माहिर हैं। और आज के समय में उनकी सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का उन पर पूरा भरोसा, खासकर अमित शाह का। और कमजोरियां? उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका वो आक्रामक अंदाज, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। अच्छा। उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग या तो उन्हें बहुत पसंद करते हैं या बिल्कुल नापसंद, बीच का कोई रास्ता नहीं है। उनकी छवि एक सत्तावादी नेता की बनती जा रही है जो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं। हाँ, जिससे कभी कभी प्रशासन से ज्यादा ध्यान विवादों पर चला जाता है। तो अंतिम विश्लेषण क्या कहता है, संत या खलनायक? राजनीति में संत या खलनायक नहीं होते, वो एक यथार्थवादी राजनेता हैं। बिल्कुल। उनके लिए सत्ता, अस्तित्व और रणनीति सबसे ऊपर है। वो भारतीय राजनीति के उस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं जहां नैतिक और अनैतिक के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है, और वो सिस्टम का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना बखूबी जानते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की कहानी भारतीय राजनीति की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। एक ऐसी तस्वीर जहां नैतिक बहसों से ज्यादा संख्या, नैरेटिव और नियंत्रण का महत्व होता है। इसीलिए कोई उन्हें भविष्य का एक बड़ा राष्ट्रीय नेता मानता है तो कोई उन्हें लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक नेता के तौर पर देखता है। और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, पर उनकी कहानी एक जरूरी सवाल जरूर छोड़ जाती है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या आज की राजनीति में सफलता का पैमाना बदल गया है? क्या सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए एक विवादास्पद और ध्रुवीकरण करने वाली छवि बनाना अब एक मजबूरी नहीं बल्कि एक जरूरी रणनीति बन गई है?